पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। अब न्यूज़ तो आज कोई ख़ास हमें और लगी नहीं, तो ईफर्ट को देख लेते हैं आज। अच्छा, ईफर्ट के बारे में ये देखिए, काफ़ी ये कुछ दिनों से प्रेशर में है। जब से ये अपना डिविडेंड से एक्स हुआ तो ये कुछ प्रेशर में ही है और डाउन ट्रेंड में है। अब ये कोई पता नहीं कहाँ से जाके ऊपर उठेगा, लेकिन जब उठेगा तो फिर ये अच्छा ही रहेगा। ये देखा जाए तो लास्ट इसने जो सपोर्ट हासिल की थी वो तकरीबन यहीं तकरीबन 75 पे जाके आया था, तो वहाँ से भी ऊपर आ सकता है और यहीं से ऊपर भी जा सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके अगले क्वार्टर में फिर इसका डिविडेंड। अब फाइनेंशियल्स देखें इसके, तो इसने देखें 22 में इसकी अर्निंग कम हुई, लेकिन 21 में 15-16 रुपये, 20 में थोड़ी कम थी, 19 में थोड़ी कम थी, और ये तकरीबन अपना सारा जो कमाते हैं वो डिविडेंड ही देते आते हैं। अब अगर 23 में देखें तो 23 में इन्होंने जो है Q1 में 4 रुपये की अर्निंग हुई, Q2 में 2 रुपये की अर्निंग हुई, और पे आउट अभी तक दिया है तकरीबन 6.5 रुपये, 6 में से 6.5 दे दिया। लेकिन इसमें ना एक चीज़ देख लेते हैं कि इसकी Q2 की अर्निंग कम क्यों हुई। हाँ, अच्छा, 3.3 ये कौन सी है? कंसोलिडेटेड नहीं हमने देखनी, हमने दूसरी देखनी है। हाँ, 4.13 और 1.9, ठीक है। अब अगर इसी को देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन तकरीबन सेम है दोनों क्वार्टर्स का, ठीक है, लेकिन टैक्सेशन जो है Q2 में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और Q1 में कम है। असल में इन्होंने Q2 में आपको पता है सुपर टैक्स का दोबारा से लग गया, तो उसका इन्होंने जो पूरे साल का इम्पैक्ट है वो अभी ले लिया। उस हिसाब से देखा जाए तो इनका बिजनेस बज़ाहिर स्टेबल चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे तो ईयर एंड पे हमारे मुताबिक इसकी अर्निंग जो है तकरीबन 13 रुपये हो सकती है, 12 से 14 की रेंज में होगी। और 6 रुपये का ये डिविडेंड क्योंकि दे चुके हैं, कम से कम 6 रुपये का डिविडेंड हम इससे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 12 रुपये का डिविडेंड और 77 रुपये की प्राइस, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब में ये शेयर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि जितना ये लो जाए उतना ही आप इसको ख़रीद लें। अब यानी कि मिसाल के तौर पे कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप 77 है इस वक्त ना, यहाँ पे आप ख़रीद लें 1000 ख़रीद लें, ठीक है, फिर 76 पे जाए तो वहाँ पे आप 200 ख़रीद लें, वापस 77 पे कभी तो आएगा ना, जब आएगा तो वो 200 बेच दीजिएगा। इसी तरह 75 पे जाएँ 200 ख़रीद लें, जब 76 पे आएगा वो 200 बेच दें। तो इस तरीके से आपकी हम सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि एवरेज बेहतर करनी है, हम ये भी कहते हैं कि जो ख़रीदते हैं वो साथ साथ फिर बेचते भी जाएँ। तो इस तरीके से आप जो है ना इसमें स्ट्रेटजी रख सकते हैं। अब हम इसका अच्छा, इसमें ना 2 न्यूज़ मार्केट में, 2 आप इसको रूमर्स कह लें या ख़बरें कह रहे हैं, मार्केट में ना मुख्तलिफ एनालिस्ट से हमने सुना है 2 से। एक वो ये कहते हैं, एक साहब ये कहते हैं कि क्योंकि इनको ना फर्टिलाइज़र सेक्टर को गैस सब्सिडाइज रेट्स पर मिल रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हालात जो मुल्क के हैं किसी भी टाइम पे हुकूमत ये सब्सिडी ख़त्म कर सकती है। वैसे तो हमारे मुताबिक अगर हुकूमत ने सब्सिडी कर दी तो हुकूमत इनकी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, फिर ये प्राइस इसकी ऊपर कर देंगे अपनी, और अगर कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, तो इनको इतना नुकसान नहीं होगा इस सेक्टर को। लेकिन बहरहाल उस बंदे का ये ख्याल था कि जब हुकूमत ने अगर वो सब्सिडी ख़त्म कर दी तो एटलीस्ट उनके शेयर्स में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, और वो कभी भी उनके मुताबिक ख़त्म कर सकती है हुकूमत, और ऐसा हो सकता है।
एक और एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर ई-फर्ट को गैस उतने ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पर नहीं मिल रही जितनी दूसरे फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को मिल रही है, और हुकूमत कोई ऐसा स्ट्रेटजी करने जा रही है कि वो गैस की जो सब्सिडी है उसको ख़त्म तो नहीं करेगी, लेकिन तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को एक जितनी सब्सिडी देगी। यानी कि या तो इसकी कम हो जाएगी या उनकी बढ़ जाएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस एनालिस्ट के मुताबिक ई-फर्ट जो है उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा हो सकता है। अब हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सही कह रहा है, हमने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया। और वैसे जो बंदा कह रहा है कि ई-फर्ट को फ़ायदा होगा, ये एक ब्रोकरेज हाउस का एनालिस्ट है, इसलिए हमें उसकी बात पर ज़्यादा एतबार है। तो बहरहाल उसमें हमने भी ई-फर्ट में जो है ना, हम थोड़ा थोड़ा करके हर जो है ₹1 नीचे आता है तो हम 100-200 शेयर्स खरीद लेते हैं, और इसको हम लॉन्ग टर्म में डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम होल्ड कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करते जा रहे हैं। इसमें हम आपको ना एक चीज़ ये दिखाते हैं अभी ना, देखें यही जो टाइम पीरियड था ना, हमने जब स्टॉक मार्केट में एंट्री ली, ये तकरीबन हाँ ये टाइम पीरियड था 2021 का ना एंड था, और यहाँ से हमने स्टॉक मार्केट को थोड़े से पैसे उस वक्त हमने लगाए हुए थे, वो थोड़े से पैसे बहुत सालों के लगाए हुए थे जब हम फॉलो नहीं करते थे इसको, तो वो हमने जो है ना इस टाइम पे मार्केट को ना सीखना शुरू किया। अब आज हम जिस किस्म के असेसमेंट्स आपके सामने करते हैं ना, हकीकत में क्योंकि फाइनेंस का बैकग्राउंड है, हमारा नॉलेज है, तो हम जब स्टॉक मार्केट में जब एंट्री ली थी, या यहाँ पे समझ लें कि दोबारा से स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमारी उस टाइम पे सोच वही थी जो आज है कि भाई हमने डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स को उठाना है। लेकिन वो टाइम पीरियड ऐसा था कोरोना के बाद वाला कि जब स्टॉक मार्केट में हर फजूल शेयर चल रहा था, वो 10 से 50 पे पहुंच जाता था, और जितने भी अच्छे शेयर थे उनकी वैल्यू बढ़ती नहीं थी, बल्कि कम होती जा रही थी। कम से कम OGDC देख लें, PPL देख लें, जितने भी डिविडेंड वाले शेयर हैं, कैपको वो पीछे 90 तक था, 90 से ₹30 पे, अब ₹17 पे आ गया, तो सारे अच्छे अच्छे शेयर्स को गिराया जा रहा था। तो हम भी, आप ये समझ लें कि उन लोगों के ट्रैप में आ गए, हमने भी सोचा कि यार क्या फ़ायदा अच्छे शेयर लेने का, हमारा भी जो हमारी बेस बनी हुई थी वो सारी बेस डिस्टर्ब हो गई। तो हमने भी यहाँ पे जो है ना, अब हकीकत में हम आपको बता रहे हैं, हमने जितने भी पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने थे ना, हमने सोचा था कि हम अपनी 25% ऑफ द पोर्टफोलियो जो है ना ई-फर्ट में डालेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सबसे बेहतरीन ये स्टॉक था, और कोई इसके किसी शेयर की इतनी डिविडेंड यील्ड उस वक्त नहीं थी जितनी इसकी थी। ठीक है, ये ₹60 पे था, और ये कोई जो है ना वही ₹10 का डिविडेंड दे रहा था, और वो 18% की डिविडेंड यील्ड बन रही थी, जो कि हमारे मुताबिक बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, और किसी शेयर की उस तरह की यील्ड नहीं थी। बैंकिंग सेक्टर को हम फॉलो नहीं करते इसलिए उसका नहीं पता, लेकिन बाकी कोई नहीं थी। लेकिन हमने इन्हीं लोगों की बातों में आके हमने जो है ना ई-फर्ट वहाँ पे नहीं उठाया। ठीक है, अब सिर्फ हम आपको ये असेसमेंट बताने लगे हैं, और उसमें वहाँ पे जो हमने शेयर्स खरीदे वो हमारे अभी वो सारा का सारा पोर्टफोलियो हमारा 4 महीने तक पहले भी हम लॉसेस में ही थे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो के 25% हमने ई-फर्ट में उठाए होते ₹60 पे, या चलो 62 कर लेते हैं, 62 कर लेते हैं। ठीक है, अब 62 पे अगर हमने वो शेयर्स उठाए होते, ठीक है, तो ये है जी दिसंबर 2020। हम एक दफ़ा पे आउट चेक कर लेते हैं, दिसंबर 2020 के बाद इसने कितने पैसे दिए। देखें, 4, 4, 8, 12, 17, 20.5, 21, 26, 29, 34, तकरीबन ₹40 का डिविडेंड उसके बाद ये दे चुका है। ठीक है, अगर हमने वो ₹62 पे लिया होता और ₹40 का डिविडेंड मिल जाता, तो हमारी कॉस्ट बनती ₹22। आज की तारीख में हमारी कॉस्ट बनती ₹22, और इसकी वैल्यू है ₹77। यानी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की होती वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। बल्कि इस तरह नहीं, वो इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए हम 62 में से माइनस नहीं करते, 77 में ऐड करते हैं, तो ये बने 117 और 62, यानी कि तकरीबन दुगनी हो गई होती हमारी वो 25% पोर्टफोलियो की वैल्यू।
और वो दुगनी, बल्कि बीच में देखें ना, ये तो 100 के आसपास भी चला गया था। ये और बात है, लॉन्ग टर्म में फिर हम बेचते ना जो भी है, लेकिन हमारी वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती है अगर सिर्फ हमने अपनी अकल का उस वक्त इस्तेमाल किया होता और दूसरों के पीछे ना भागे होते। बहरहाल, जो पास्ट में हो जाए उस पर पछताना नहीं होता, उस पर अफसोस नहीं करना होता, बल्कि उससे सीखना होता है। ठीक है, इसीलिए हम आज इन्हीं पे फोकस करते हैं। और आज हम जिन शेयर्स में डिविडेंड यील्ड की बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उनमें से कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी, जो हमने जहाँ से प्राइस बताई थी वहाँ से वो डबल ऑलरेडी हो चुके हैं। ये और बात है, सब कुछ आप एक ही शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, तो पोर्टफोलियो तो ज़ाहिर बात है इतना ऊपर नहीं किया। पोर्टफोलियो में तभी लॉसेज रिकवर हुए हैं और थोड़े थोड़े प्रॉफिट आने शुरू हुए हैं, लेकिन बीच बीच में इंडिविजुअल शेयर्स हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छे शेयर्स को अच्छे वक्त में आइडेंटिफाई करके उसमें आप इन्वेस्ट कर दें और 2-3 साल बाद देखें कि आपकी पोर्टफोलियो कहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन अगेन उसके लिए वही है कि ये हर शेयर इस तरह का इतना अच्छा नहीं होता, तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं अच्छे शेयर्स, और अगर आपको पता लग जाए, अच्छे शेयर्स मिल जाएं आपको, ये हर एक ने अपना अपना फैसला खुद करना होता है। हम असेसमेंट करके ज़रूर रखते हैं, बाकी फैसला आपने करना है। और अगर आपको पूरा यकीन है किसी शेयर के अच्छे होने पे, तो आप उसमें आंखें बंद करके थोड़ी फालतू इन्वेस्टमेंट भी कर दें और फिर रख के बैठ जाएं, और फिर देखें 2-3 साल बाद क्या आपको कहाँ तक फ़ायदा उसमें होता है। तो ये बहरहाल जो है ये हिसाब किताब है। तो ये देखें, तकरीबन जो है ना, हाँ, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है ये यहाँ से 74.5 से नीचे नहीं गया, और इसके क्योंकि प्रॉफिट भी ठीक चल रहे हैं कंटिन्यू। और देखें, ईपीसीएल के साथ तो फ़र्क हुआ ना कि वो पीवीसी की प्राइसेस वर्ल्ड में बढ़ी, तो इस वजह से उसके डिविडेंड ईफर्ट जैसे हो गए और वो काफ़ी ऊपर चला गया। लेकिन पीवीसी की प्राइसेस जब कम हो गई तो वो नीचे आ गया। लेकिन फर्टिलाइज़र का स्कोप पाकिस्तान में इतनी जल्दी कम होने वाला नहीं है, तो उस हिसाब से ईफर्ट इस प्राइस पे आप आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये हो गया जी आज का प्रोग्राम। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। शेयर्स खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। तमाम डेटा को PSX की साइट से वेरीफाई करें, फिर अपना फैसला करें। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें। अल्लाह के हवाले।